इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू फाइल ITR 4। ITR 4 आप कैसे फाइल करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो हमने जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर की है उसके बेसिस पर हम अपनी जो है ITR फाइल करने वाले हैं। तो ऐसे में ITR 4 फाइल करने के लिए आपको लॉगिन करना है विद योर यूजर आईडी, दैट इज योर पैन नंबर एंड योर पासवर्ड। हम जो ITR 4 फाइल करने वाले हैं वो रिगार्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक HUF है जिसके रिगार्डिंग हम ITR 4 फाइल करने वाले हैं। इंडिविजुअल और HUF के रिगार्डिंग ITR 4 फाइल करने का सेम प्रोसीजर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ फर्क कितना है, आपको रिटर्न फाइल करते हुए जो है देखना पड़ता है कि आप जो है इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या HUF की। जो आपका लॉगिन है उसके बेसिस पर ऑलरेडी जो है यह सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एज ए इंडिविजुअल लॉगिन किया है तो ऐसे में आप एज ए इंडिविजुअल ITR फाइल करने जा रहे हैं। अगर आपने एज ए HUF लॉगिन किया है तो आप जो है HUF के रिगार्डिंग ITR रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे विद योर यूजर आईडी, दैट इज योर पैन एंड पासवर्ड। आपको ई फाइलिंग टैब में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, किस असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग आप ITR 4 फाइल करने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज करंट असेसमेंट ईयर रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब आपको बताना है कि आप ऑनलाइन ITR 4 फाइल करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑफलाइन, आप एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी के जरिए अपनी जो है ITR 4 फाइल करने वाले हैं तो आप ऑफलाइन बटन पर क्लिक करेंगे और GS1 फाइल को अपलोड करेंगे। हम यहाँ पर ऑनलाइन जो है ITR 4 फाइल करने वाले हैं, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट न्यू फाइलिंग के साथ जो है अपनी ITR 4 को स्टार्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी ITR 4 पर वर्किंग कर रहे थे तो आपको यहाँ पर जो है सेव ड्राफ्ट में जो है आपको जो है आपकी जितनी भी वर्किंग है वो सेव मिलेगी, जिसको आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम फ्रेश जो है स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। आफ्टर दैट जो है आपका जो स्टेटस है वो सिलेक्टेड रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एज ए HUF लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर HUF सेलेक्ट होगा। अगर आप एज ए इंडिविजुअल लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ITR फॉर्म जो है आप फाइल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो है ITR 4 जो है फॉर्म फाइल करने वाले हैं। यहाँ पर ITR 4 के रिगार्डिंग बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति जो है ITR 4 फाइल कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि एक इंडिविजुअल, हिंदू अनवेडेड फैमिली और एक पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों ही जो है ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। हालांकि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के केस में ITR 4 फाइलिंग अलाउड नहीं है। इसके अलावा ये तीनों ही रेजिडेंट होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल HUF फर्म कोई भी नॉन रेजिडेंट है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। तो अगर एक इंडिविजुअल ITR 4 फाइल करने जा रहा है तो वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर कोई HUF रिटर्न फाइल करने जा रही है इन फॉर्म ITR 4 तो वो रेजिडेंट होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जो है ITR 4 फाइल करने वाली है तो वो रेजिडेंट होनी चाहिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, और इनकी जो टोटल इनकम है वो ₹50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ₹50 लाख से ज्यादा है तो ये ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। एंड हैविंग बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशनल इनकम विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, ADA और 44AE। तो बेसिकली ये तीनों ही सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE, जिनको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत आप अपनी जो है बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ही आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। 44AD के रिगार्डिंग आप इन केस ऑफ बिजनेस जो है 6% और 8% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो है वो जो आपकी सेल है, जो आपकी टर्नओवर है, उतना आपको प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना है। और जो आपका बुक प्रॉफिट होगा विच एवर इज हायर जो है वो आपकी क्या रहेगी, बिजनेस इनकम। 44ADA के रिगार्डिंग कहा गया कि जो भी आपकी ग्रोस रिसीट्स होगी उसका 50% और बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर जो होगा
वो आपकी जो है प्रोफेशनल इनकम रहेगी। और 44AE जो सेक्शन होता है वो इन केस ऑफ ट्रक ओनर, जो ट्रक ओनर होते हैं उनके केसेस में सेक्शन जो है 44AE एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली बिजनेस, प्रोफेशनल और जो है ट्रक ओनर्स के केस में ये तीन जो सेक्शंस होते हैं जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर कवर होते हैं, जिनको हमने अपने बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अलावा ये जो अगर कोई इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने जा रहा है तो वो इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, उसके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए, और साथ ही उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको कोई शेयर्स रिसीव हुए हैं अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो ऐसे में उस पर अगर टैक्स डेफर किया गया है तो वो ITR4 फाइल नहीं कर सकता। यह प्रोविजन जो है बेसिकली इन केस ऑफ ए सैलरीड पर्सन जो है एप्लीकेबल होता है, जिसको हमने जो है अलग से अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव बिजनेस इनकम, प्लीज सिलेक्ट ITR3 फॉर्म, और as per information available with the department you had business income which was taxable on presumptive basis, please select ITR4। तो यहाँ पर बिजनेस इनकम के केस में दो फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं, ITR3 और ITR4। ITR4 जब आप फाइल करते हैं जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मींस जहां पर आप अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट है, प्रोफेशन का जो प्रॉफिट है, वो आप सेक्शन 44AD, 44ADA और सेक्शन 44AE के तहत डिक्लेयर करते हैं। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करना चाहते, आप जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे में आप ITR3 फाइल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी मैकेनिज्म आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ITR3 या ITR4 सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि दोनों ही फॉर्म जो है इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम एप्लीकेबल होते हैं। हम जो है ITR4 फाइल करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड विद ITR4। ITR4 फाइल करने के बाद आपको बताया गया है आपकी है जो रिटर्न है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट पार्ट इज वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, जो कि प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन होगी जिनको आप क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर उनमें कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, और अपनी जो इनकम डिटेल्स है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप अपनी जो रिटर्न समरी है उसको कंफर्म करेंगे, और थर्ड पार्ट में जो है आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि आप जो यह रिटर्न फाइल करने वाले हैं इसका रीजन क्या है। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आपकी जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि है 2,50,000 इन केस ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल, 3 लाख रुपीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन। अगर इस लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो ऐसे में वो आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में जो 7th प्रोविजो है जहां पर सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो ही आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, भले ही आपकी कोई जो है टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने जो करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है, तो ऐसे में भले ही आपकी कोई इनकम ना हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपने फॉरेन ट्रेवलिंग पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, भले ही आपकी कोई इनकम है या नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके रिगार्डिंग आपने 1 लाख रुपीज से ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं, पेमेंट की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन तीनों ही केसेस में आपके लिए टोटल इनकम जो है वो इररेलेवेंट है, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और उसके साथ ही आपको बताना भी है कि किस रीजन के अंडर आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा 7th प्रोविजो में कुछ अदर कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो ध्यान रखें, अगर आप 7th प्रोविजो की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी जो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है वो इरेलीवेंट हो जाती है, भले ही आपकी कोई इनकम ना हो, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और आपको 7th प्रोविजो में यह भी बताना है कि आपका रीजन कौन सा है। आपने कैश डिपॉजिट किया है, आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पर खर्च किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की जो पेमेंट्स है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, वो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि किस रीजन की वजह से
आप जो है कंपलसरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और मान लीजिए इनके अलावा और कोई रीजन है, तो ऐसे में जो है आपको अदर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो टैक्सेबल इनकम है, वो टैक्सेबल इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफिल्ड रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रीफिल कर दिया गया है। अगर आप उन इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको कंफर्म करेंगे और जो डिटेल्स आप एंटर करना चाहते हैं वो डिटेल्स आप एंटर करेंगे, अपनी इनकम डिटेल्स एंटर करेंगे, अपनी टैक्स पेमेंट डिटेल्स एंटर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज कंफर्म दैट डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो ईच सेक्शन में जो भी डिटेल्स आपको प्रीफिल्ड फॉर्म में दी गई है आप उसको कंफर्म करेंगे, और अगर वो सही नहीं है तो उसको आप एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी सभी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर जो है 6 हेड्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड इज डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, फोर्थ इज टोटल डिडक्शन, फिफ्थ इज टैक्सेस पेड, एंड सिक्स्थ इज टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सभी हेड्स को फिल करना है। जैसे ही आप फर्स्ट हेड फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका सेकंड हेड जो है वो इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप सेकंड हेड कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, आपका थर्ड हेड जो है वो इनेबल हो जाएगा। एक एक करके आप ये इन हेड्स को फिल करेंगे और वन बाय वन जो आपका जो नेक्स्ट हेड होगा वो इनेबल हो जाएगा, जिसको आप फिल करेंगे, एंड इस तरह आप अपनी सभी 6 हेड्स की डिटेल्स को कंप्लीट करें। तो हमारा जो सबसे पहला हेड आता है दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी है, जैसे कि आपका पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, वो क्या रहेंगी, प्रीफिल्ड रहेंगे। आप क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे, अगर उनमें कोई बदलाव नहीं है तो आप उनको कंफर्म करेंगे, अगर उनके अंदर कोई बदलाव है तो आप उसको जो है चेंज करेंगे, उसको आप जो है चेंज करने के बाद कंफर्म करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब क्या रहता है, ये सब जो है प्रीफिल्ड रहता है। तो ऐसे में अगर ये सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इनमें कोई भी चेंज है तो जहां पर भी आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप एडिट बटन का ऑप्शन का यूज करते हुए उन सभी इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल्स है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपका यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पर प्रीफिल्ड है। अगर अगेन इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट बटन का यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप जो है इनको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे डिसेबल है, क्योंकि एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी भी जो है वो जॉब नहीं कर सकती है, वो कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है डिसेबल है। हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल होते तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन इन केस ऑफ HUF, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यह जो ऑप्शन है डिसेबल रहेगा। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आप जो है यह रिटर्न फाइल करने वाले हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, जो कि रिटर्न अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में जब तक आपकी ड्यू डेट जो है एक्सपायर नहीं होती है तब तक आपका जो है प्रीफिल्ड जो सिलेक्टेड ऑप्शन रहेगा बाय डिफॉल्ट वो रहेगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि अभी यह ऑप्शन डिसेबल है, लेकिन जैसे ही आपकी ड्यू डेट एक्सपायर होगी, ड्यू डेट खत्म होगी, उसके बाद यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और उसमें अंदर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, आपने कोई गलती कर दिया, तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 को सेलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट कंडोनेशन ऑफ डिले। अगर रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, और उसके बाद आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रिगार्डिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। यह जो डिले है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से, कुछ हार्डशिप्स की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए, ऐसे में एक एप्लीकेशन आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को मूव करते हैं। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो रीजन है, उनसे सेटिस्फाई होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके कंडोनेशन ऑफ डिले को अप्रूव कर देंगे, और उसके बाद आप अपनी रिटर्न जो है
आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ टाइम लिमिट भी फाइल कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप यह जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में आप फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे और ऐसे में आपको बताना है कि कौन सा नोटिस आपको मिला है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जनरली आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में अगर डिफेक्टिव रिटर्न आपने फाइल की है, इट मींस आपने जो ओरिजिनली रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के तहत डिफेक्टिव रिटर्न्स मानते हुए उसको फिर से फाइल करने के लिए कहा जाता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आप उस वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे में ओरिजिनल रिटर्न की जो रिसीट नंबर है, ओरिजिनल रिटर्न की जो डेट ऑफ फाइलिंग है, जो नोटिस आपको मिला है उसका जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जो नोटिस या ऑर्डर आपको मिला है वो डेट ऑफ नोटिस या डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है तो ऐसे में आप 142 सबसेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके केस में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, आपने मींस कोई इनकम कंसील की है, आपने कोई इनकम छुपाई है और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इनकम पता चल जाती है तो वो आपको 148 सेक्शन के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए कहते हैं। तो अगर आप उस नोटिस की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 148 सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। 153C 153C जो है इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर के केस में जब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे में आपको एक नोटिस जो है अंडर सेक्शन 153C दिया जाता है जिसके तहत आप क्या करेंगे, इस नोटिस को सेलेक्ट करेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। हमारे केस में कोई भी नोटिस हमें जो है रिसीव नहीं हुआ है तो ऐसे में हम जो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत जो है रिटर्न फाइल करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है या फिर न्यू टैक्स रिजिम में आप अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम, अगर आपने अर्लियर ईयर्स में इससे पहले जो आपने रिटर्न फाइल की है अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है तो ऐसे में आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 10IE। तो इसलिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यस अगर आपने पहले ही न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर लिया है तो ऐसे में आपको फॉर्म 10IE जो है वो फिर से फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहली बार जो है न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने जा रहे हैं तो ऐसे में बिजनेस या प्रोफेशनल केस में आपको जो है फॉर्म 10IE जो है वो आपको क्या करना होगा, वो आपको सेलेक्ट करना, वो जो आपको फॉर्म 10IE फिल करना होगा, उसके बाद ही आप ITR4 फाइल कर पाएंगे। तो ये है जब आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं। हमारे केस में हम जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंडर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, हमने जो है ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नो बटन पर क्लिक करेंगे और करंट असेसमेंट ईयर में भी हम जो है न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट नहीं करने वाले। तो ध्यान रखें, दो अलग अलग बातें आपसे पूछी गई है। सबसे पहले पूछा गया है कि आपने अर्लियर ईयर में जो है फॉर्म जो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है तो ऐसे में फॉर्म 10IE की जो है रिक्वायरमेंट आपकी चेक की जाती है। तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर किस असेसमेंट ईयर में आपने जो है वो न्यू टैक्स रिजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज किया था वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बेसिस पर क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी फॉर्म 10IE फिल किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। और अगर आपने पहले फाइल नहीं किया है न्यू टैक्स रिजिम के अंडर तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात, करंट असेसमेंट ईयर जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि आप करंट ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो ऑप्टिंग इन नाउ पर आप सेलेक्ट करेंगे और ऐसे में उस केस में आपको बताया गया है कि सर्टेन इन एग्जम्पशंस, सर्टेन डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन, लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलता है उसकी एग्जम्पशन, उसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन, इसके अलावा चैप्टर 6A में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। सेल्फ हाउस ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो ये सभी
डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। तो उसके बाद भी अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जो है ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने नॉट ऑप्टिंग को सेलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम। उसके बाद अगेन एक बार आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप सेवंथ प्रोविजो की वजह से, सेवंथ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सेक्शन 1 की वजह से अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं या नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी जो रिस्पॉन्स फाइल कर चुके थे उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे और फिर से आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप सेवंथ प्रोविजो की वजह से रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो किस रीजन की वजह से आप जो है सेवंथ प्रोविजो के, जैसे कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, या फिर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है। तो यहाँ पर हम सेवंथ प्रोविजो की वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद अगर यह रिटर्न जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की वजह से फाइल की जा रही है, कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इस रिटर्न को फाइल करने वाला है, तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में जो एसएससी है वो खुद ही अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट के 4 लास्ट डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका यह बैंक अकाउंट सही है तो ऐसे में आप इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप व्यू बैंक अकाउंट, आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एडिट बैंक अकाउंट, आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, इस बैंक अकाउंट की डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई नया बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो ऐसे में आपको यहाँ पर बताना है सेलेक्टेड फॉर रिफंड्स, कि आप किस अकाउंट के अंदर अपना रिफंड जो है वो लेना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक ही अकाउंट है तो ऐसे में इसी अकाउंट को रिफंड के लिए सेलेक्ट किया गया है। लेकिन अगर एक से ज्यादा अकाउंट होंगे तो यहाँ पर आपको है ऑप्शन है कि आप किस बैंक में अपना रिफंड जो है वो रिसीव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हमारी जो फर्स्ट हेड था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने अपनी सभी इंफॉर्मेशन सही से फिल की है तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाइड का जो टिक है वो आपके सामने आ जाता है। इट मींस आपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट हेड में सही से फिल कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोस टोटल इनकम। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल पर इनकम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपका जो आईटीआर फॉर्म है, आपकी जो इनकम डिटेल्स है वो प्रिपेयर की जाती है। आप चाहे तो यस और नो सेलेक्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, या फिर आप जो है इनको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद क्या होगा, आप जब अपनी इनकम डिटेल्स एंटर करेंगे वहां पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। एक एचयूएफ के केस में सैलरी इनकम एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिसेबल कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपको जो अपनी इनकम डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है। सैलरी हेड आपके लिए डिसेबल कर दिया गया है, रीजन बिंग मैंने आपको बताया एचयूएफ के केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं होती। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है या फिर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके रिगार्डिंग आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इट मीन आप उसको अपने को खुद को रहने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर लेट आउट आपने उसको रेंट पर दिया है, या डीम्ड लेट आउट है। तो ऐसे में आप जो भी ऑप्शन आपके केस में एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे, और अगर उसके रिगार्डिंग आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ऐसे में वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान रखें कि 2 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट आपको जो है अलाउ किया जाता है, और वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपके केस में अगर इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपने पे किया है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% की, वो आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम से मिलती है। तो अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिया है, तो जितनी भी रेंटल इनकम है उसका 30% आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। वो आपको जो है एरियर या अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30% जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वो जो है
बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम के द्वारा जो है कैलकुलेट कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लेट आउट है और आपने जो है 1,20,000 रुपीज का रेंटल इनकम जो है यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखें 30% की एनुअल वैल्यू जो है वो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। 84,000 रुपीज की जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होती है। हालांकि हमारे केस में दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट प्रॉपर्टी जो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वो क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। ध्यान रखें, अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो ऐसे में आप ITR4 फाइल नहीं कर सकते। ITR4 आप जो है इन केस ऑफ सैलरी इनकम, इन केस ऑफ अदर सोर्सेज इनकम, विद बिजनेस इनकम, विद प्रोफेशनल इनकम ITR4 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बिजनेस या प्रोफेशन हेड में इनकम है जो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। हमारे केस में यह जो HUF है, यह एक बिजनेस कर रही है, बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका बिजनेस है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन ये आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप पहली बार ITR4 फाइल करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बिजनेस को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक अनदर बिजनेस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, नेम ऑफ बिजनेस हमें यहाँ पर बताना है, लेट से सौरव बंसल, HUF के नाम से ही यह बिजनेस है। बिजनेस कोड में आपको देखना है कि किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, जो मोस्ट रेलिवेंट हेड है आपके बिजनेस से रिलेटेड वो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो है बिजनेस के लिए एज वेल एज प्रोफेशन के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग हेड दिए गए हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पर जो है आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम मान लीजिए पैकर एंड मूवर सेलेक्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो है आप यहाँ पर होलसेल ट्रेड कर रहे हैं या फिर रिटेल ट्रेड कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। हालांकि पैकर एंड मूवर्स एक सर्विस बिजनेस है, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस, अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर मशीनरी जो सेल परचेज करते हैं तो ऐसे में एग्रीकल्चर मशीनरी आप सेलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप होलसेल या रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेल ऑफ अदर मशीनरी जो है ये आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर बेसिकली आपका जो बिजनेस है, बिजनेस कोड आपको सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि वो एक होलसेल ट्रेड है या रिटेल ट्रेड है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर जब हमने रिटर्न फाइल की थी तो यहाँ पर उनका बिजनेस कोड जो है, डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर कर दी थी, जो कि प्रीफिल्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन केस ऑफ बिजनेस आपको अपनी ग्रोस टर्नओवर जो है डिक्लेयर करनी है, इन केस ऑफ प्रोफेशन आपको अपनी ग्रोस रिसीट्स डिक्लेयर करनी है, और इन केस ऑफ जो है 44A जो कि ट्रक ओनर के केस में जो एप्लीकेबल होता है, वो अगर है तो उसके केस में आपको जो है अपनी जो भी आप ट्रक ओन करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो है अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 हेड आपको दिए गए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरीज। तो फर्स्ट हेड में आप जो है बिजनेस से रिलेटेड अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपके केस में बिजनेस एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशन एप्लीकेबल है, तो आप प्रोफेशन टैब पर क्लिक करेंगे और प्रोफेशन टैब पर क्लिक करने के बाद जो है आप अपनी जो है ग्रोस रिसिट्स बताएंगे और उसका जो 50% और जो बुक प्रॉफिट है वो दोनों आप डिक्लेयर करेंगे। उसके बेसिस पर विच एवर इज हायर जो आपकी इनकम होगी वो क्या रहेगी, आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। गुड्स कैरीज मैंने आपको बताया, जो आप ट्रक ओन करते हैं, ट्रक ओन के रिगार्डिंग आपको जो है एक बेसिकली स्पेसिफिकली तरीके से जो है आपकी जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है, तो वो जो है आप 44A में जो है डिक्लेयर करेंगे। ये तीनों ही सेक्शन 44AD, 44ADA और 44A हमने बहुत डिटेल में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डिस्कस की है, जहां से आप जो है और डिटेल में पता कर सकते हैं कि किस हेड में, बिजनेस में, प्रोफेशन में और गुड्स कैरेज में क्या क्या कंडीशंस दी गई है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर। तो यहाँ पर हमारे केस में बिजनेस है, तो बिजनेस में हमें क्या करना है, ग्रोस टर्नओवर, ग्रोस रिसीट्स जो है वो डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोस टर्नओवर है वो है 15,20,700 रुपए, 15,20,700। अब आपको यहाँ पर बताना है कितनी टर्नओवर आपने जो है थ्रू अकाउंट पे चेक, थ्रू बैंक ड्राफ्ट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए रिसीव की है, और कितनी पेमेंट जो है आपने एनी अदर मोड मींस इन द फॉर्म ऑफ कैश जो है वो आपने जो है रिसीव की है। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम है
15,20,700 रुपए, वो सारी की सारी कैश इनकम है। अगर आपके केस में बैंकिंग चैनल से आपके पास डिटेल है कितनी आपने बैंकिंग चैनल से रिसीव की, कितनी आपने इन दी फॉर्म ऑफ कैश रिसीव की, तो आप क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। जो बैंकिंग चैनल से आप रिसीव करते हैं उस पर जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है वो 6% है, और इन एनी अदर मोड थ्रू कैश अगर आपने रिसीव की है तो उस पर आपको जो इनकम है वो 8% है। तो यहां पर अब आपको बताना है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, 6% above or the amount claimed to have been earned whichever is higher. It means मैंने आपको बताया 6% और book profit whichever is higher, and again 8% और book profit whichever is higher. तो हमारे केस में हमारी जो बुक प्रॉफिट से जो इनकम है वो इनकम है 323,220, 323,220। तो अगर ये आपकी 8% से ज्यादा होगी, अगर ये आपकी 8% से ज्यादा होगी इन दी केस ऑफ कैश रिसीव, तो आपको यहाँ पर जो है आपकी बुक प्रॉफिट जो है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए ये आपकी 8% से कम है, लेट से हमारी इनकम है 83,220, तो ये हमारी जो इनकम हो जाती है वो 8% से कम हो जाती है। तो इस केस में ये हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम जो है अपनी इनकम 8% से कम डिक्लेयर करें। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप जो इनकम है वो 6% या 8% से कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने होंगे, ऑडिट कराने होंगे किसी प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट से। तो आप जो है ITR 3 फॉर्म के जरिए अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, ना कि ITR 4 के जरिए। तो ध्यान रखें, ITR 4 फाइल अगर आप करने जा रहे हैं तो आपकी जो प्रिजम्पटिव इनकम है दैट इज 6%, 8% इन केस ऑफ बिजनेस, 50% इन केस ऑफ प्रोफेशन, और इन केस ऑफ ट्रक जो है एक मंथली फिक्स अमाउंट आपको दी गई है। अगर आप उससे ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं, उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे और अकॉर्डिंगली ITR 3 फॉर्म फाइल करना होगा। तो हमारी यहाँ पर जो इनकम है 323,220 है, तो ऐसे में ये 8% से ज्यादा है, तो आप देखेंगे वो जो वार्निंग है उसको हटा दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो इनकम है वो इनकम हमने ऐड कर दी है। आफ्टर दैट आपकी जो बिजनेस इनकम है वो अलग से दिखाई जाएगी, प्रोफेशनल इनकम अलग से दिखाई जाती है, और 44A गुड्स कैरेज के केस में अलग से आपकी इनकम डिक्लेयर की जाती है। तो यहाँ पर तीनों ही हेड्स में जो आपने इनकम डिक्लेयर की है वो टोटल यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपकी अगर अदर सोर्सेज हेड में कोई इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपने मेंटेन किया है उस केस में कोई इंटरेस्ट इनकम है, या फिर कोई प्रीवियस ईयर में आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगेन आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, जिनके बेसिस पर आप जो आंसर देंगे उस बेसिस पर आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड जो है वो डिफाइन किया जाएगा। आप चाहे तो अगेन इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इनको यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर आप यस नो में आंसर देंगे उसके बेसिस पर आपकी जो अदर सोर्सेज हेड में जो टेबल्स है वो डिफाइन की जाएंगी। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे, तो ऐसे में जो है स्किप बेसिस पर आप जो है आगे अपनी इंफॉर्मेशन हेड वाइज जो है यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। नेचर ऑफ इनकम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमारे केस में एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, दैट इज 9132। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट मेंटेन की गई है, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स ये आपको सेलेक्ट करना है, और जो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में है 16316, 16316, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई अदर सोर्सेज हेड में इनकम है तो अगेन फिर से आप एक बार फिर से ऐड करेंगे। तो और कोई अगर आपकी अदर सोर्सेज हेड में इनकम है तो आप ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करेंगे, और जो है यहाँ पर अगेन फिर से जो है इनकम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करनी है, और जो है डिस्क्रिप्शन आपको बतानी है 25970। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी अदर सोर्सेज हेड की जो इनकम है वो हमने क्या कर दी है, ऐड कर दी है।
इस तरह हमारी इनकम डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। सैलरी इनकम एप्लीकेबल नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारे केस में नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन से हमने जो इनकम डिक्लेयर करनी थी वो हमने कर दी है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट और अदर इनकम वो हमने डिक्लेयर कर दी है। हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है दैट इज 374638 यहाँ पर आ जाती है, जिसको हम क्या करेंगे, कंफर्म। अगेन हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो हेड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्टिंग। तो आईटीआर 4 जब आप फाइल करते हैं तो सर्टेन डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देने होते हैं। वो डिस्क्लोजर आप यहाँ पर देंगे, जैसे कि जो है आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। तो ये डिस्क्लोजर्स आपको देने होते हैं इन केस ऑफ आईटीआर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस ये आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको मेंटेन करनी चाहिए। उस बैलेंस शीट के बेसिस पर ही आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बैलेंस शीट जो है मेंटेन की है। तो उस बैलेंस शीट के बेस पर हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल्स को फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो डिटेल्स हमें फिल करनी है, तो हमारे केस में जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो है 232580। 232580। कुछ लोगों को लगता है कि आईटीआर 4 फाइल की जाती है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेसिस पर आपको अपना एक जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और एक बैलेंस शीट आपको मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है उसको यह पता होता है कि कितना उसको जो है अपने व्यापार के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर कितनी उसको पेमेंट करनी है, सन्ड्री डेटर से उसको कितना रिसीव करना है, क्या उसका कैश बैलेंस है, क्या उसका बैंक बैलेंस है। तो ये डिटेल्स जो है ऑलमोस्ट सभी के पास होती है। उसके बेसिस पर एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तभी आप आईटीआर 4 बहुत इजीली फाइल कर पाएंगे। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर बैलेंसेस, बैलेंस विद बैंक्स एंड कैश बैलेंस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ सर्टेन जो इंफॉर्मेशन है उन पर रेड मार्क है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मैंडेटरी फिल करना जरूरी है। और जो रेड मार्क नहीं है उनको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जहां पर भी रेड मार्क्स था वो इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, सन्ड्री डेटर बैलेंसेस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्या है, कैश इन हैंड बैलेंस क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है जीरो जीरो इन्फॉर्मेशन के साथ जो है इन डिटेल्स को एंटर करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी चाहिए और यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जो है वो हमने एंटर कर दिए हैं। एक साइड आपकी लाइबिलिटी साइड है, दूसरी साइड आपकी एसेट साइड है। उसके बाद आपकी जो है टर्नओवर जो है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और जो टर्नओवर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स में डिक्लेयर की है वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। लेकिन हमारे केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे में हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे। आफ्टर दैट अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है, वो इनकम जिस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5000 रुपीज, तो ऐसे में आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जाम्प्ट इनकम दी गई है, तो आप चाहे यहाँ पर वो इनकम जो है सेलेक्ट करेंगे और जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो इसलिए हमने इसको स्किप किया है और आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद हमारे 3 हेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम। नेक्स्ट इज टोटल डिडक्शन। तो जो डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं वो डिडक्शन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। अगेन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप इनका आंसर देते हैं तो उस बेसिस पर आपका जो डिडक्शन हेड है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, वो टेबल्स जो है वो प्रिपेयर की जाएंगी। अगर आप इनको आंसर नहीं करते हैं, स्किप करते हैं, तो आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन वहां पर डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे।
तो इससे क्या होगा, हम वहां पर जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी डिटेल्स को जो है एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 80D सेक्शन के तहत अगर आप कोई जो है डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं तो आप सेक्शन 80D को सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में सेक्शन 80D के तहत कोई डिडक्शन हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप क्लेम करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद सेक्शन 80D को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज सेल्फ एंड फैमिली के लिए, जहां पर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए जो पे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर, वो आप सिलेक्ट एंटर करेंगे। एंड सेकंड इज फॉर योर पेरेंट्स, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए जो है अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्च किया है, तो वो आप जो है सेकंड पार्ट में डिक्लेयर करेंगे। दोनों ही पार्ट में सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि क्या जब आप अपने और अपनी फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो है यस करेंगे। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप क्लेम ही नहीं करने वाले हैं, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही नहीं किया है, या फिर आपने कैश में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, तो आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में यह एप्लीकेबल नहीं है, हमने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, तो हमने नॉट क्लेमिंग फॉर फैमिली जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एंड सेकेंडली, अगर आप अपने सीनियर सिटीजन के लिए पे कर रहे हैं तो ऐसे में अगेन आपको बताना है कि आपके सीनियर सिटीजन में कोई सीनियर सिटीजन जो है सीनियर सॉरी अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको यह बताना है कि आपके पेरेंट्स में से जो है कोई भी सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर सीनियर सिटीजन है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आप जो है आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही नहीं किया है अपने सीनियर वो अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप जो है नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स जो है एंटर करेंगे। ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन के केस में जो डिडक्शन है वो 50,000 रुपीज तक की है, और अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में जो है 25,000 रुपीज तक की लिमिट है अंडर सेक्शन 80D। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके अलावा और सभी डिडक्शंस आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, जैसे सेक्शन 80G, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है उसकी डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं, यहाँ पर आप शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई ऐसी डिडक्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, उसके बाद आपके सामने सारी डिडक्शन आ जाती है, जैसे कि सेक्शन 80C में अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या फिर होम लोन की प्रिंसिपल पेमेंट की है, तो 80C के तहत आप जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और जो है ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको जो है अमाउंट जो है वो एंटर करनी है। ध्यान रखें, न्यू टैक्सेशन स्कीम के तहत ये सभी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आप ये डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाते हैं। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, सॉरी शो ऑल डिडक्शंस में हम यहाँ पर जो है 80C डिडक्शंस को जो है ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है जिसकी हम डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमारी जो अमाउंट है दैट इज 1183,118355। तो ये जो डिडक्शन है हम क्लेम करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग। तो जब आप अपनी सभी डिडक्शन जो है एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 4 हेड्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन। एंड नेक्स्ट इज टैक्स पेड। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, टैक्स पे इन द फॉर्म ऑफ अगर आपको कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है, अगर आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, वो सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट इज टीडीएस ऑन सैलरी, जो कि एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप इंडिविजुअल है, और अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपका टीडीएस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अदर देन सैलरी, अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम है, कमीशन इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, जैसे कि इन केस ऑफ सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ रेंट एक्सीडिंग ₹50,000 पर मंथ, तो वो आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपसे टीसीएस कलेक्ट किया गया है, आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए से ज्यादा, उस पर टीसीएस आपसे कलेक्ट किया गया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर एडवांस टैक्स आपने पे किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपने रिसेंटली कोई टैक्स पे किया है, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करते हुए उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको बीएसआर कोड, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज सीरियल नंबर,
डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। हमारे केस में ना ही कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है, ना ही कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है, ना ही कोई एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है। रीजन बिंग टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो है, क्योंकि हमने जो सेक्शन 80C के तहत 1 लाख रुपीज की जो डिडक्शन क्लेम की है 1,18,000 रुपीज की, उससे हमारी टोटल इनकम जो है वो बिलो 2,50,000 रुपीज आ जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है कि जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है अप टू 10,000 रुपीज जो है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन 80 टीटीए के तहत जो है उस डिडक्शन को क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 80 टीटीए सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम थी दैट इज 9132, वो डिडक्शन हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारी टोटल डिडक्शन है वो 1,27,000 रुपीज के अराउंड हो जाती है, जिससे हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिलो देन एग्जेम्पशन लिमिट आ जाती है। तो यहाँ पर टैक्सेस पेड हमारा हेड कंफर्म हो चुका है और टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या है, जीरो है। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोस टोटल इनकम 374 लेस डिडक्शंस 127, हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है 247, जो कि 2,50,000 रुपीज से कम है। हमारी कोई भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आप जो है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट लेने के बावजूद भी आपकी टैक्स लायबिलिटी रह जाती है, उसको आप क्या करेंगे, पे करेंगे और उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल आपको जो है रिलीफ अंडर सेक्शन 87A मिल जाती है अप टू ₹12,500। हालांकि यह जो रिलीफ है इन केस ऑफ इंडिविजुअल ही एप्लीकेबल है, एचयूएफ के केस में आपको यह रिलीफ नहीं मिलती। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे एचयूएफ के केस में 87A की रिलीफ आपको नहीं दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जीएसओएन फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो है जीएसओएन फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जो रिटर्न समरी है उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। जो आपने रिटर्न जो आपकी प्रिपेयर हुई है उसको आप देख सकते हैं। उससे पहले आपको जो है एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू है, करेक्ट है, कंप्लीट है। प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो रिटर्न फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है, जिसको अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सभी इंफॉर्मेशन आपने सही से फिल कर दी है। अगर इंफॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, तो आप क्या करेंगे, फिर से बैक करते हुए उसको एडिट करते हुए सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। एक बार चेक करने के बाद अगर आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सभी इंफॉर्मेशन सही से एंटर की है तो आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली वैलिडेट कर दी जाती है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन स्किप कर दी है जो फाइल फिल करना मैंडेटरी था, तो यहाँ पर एक एरर आपको आपके सामने आ जाएगी और उस एरर को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। अब नेक्स्ट है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है ओटीपी के जरिए और रिटर्न को सबमिट करना है। तो आई होप ITR4 आप इजीली फाइल कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।